Hello students, Sat Shri Akal. I, Miss Kavalpreet Kaurpuri, welcome you to my YouTube channel. I am from Mumbai and I have completed my Masters in Business Management and I am set and qualified in the subject of Commerce. तो आज मैं आपके साथ पेपर 1 का एक और यूनिट लेके आई हूँ जिसे मैं सिलेबस के साथ डिस्कस करूंगी। और अगर आज पहली बार आप मेरे चैनल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी पास्ट वीडियोस चेक कर लीजिए जिसमें मैंने कुछ पेपर 1 के और पेपर 2 कॉमर्स की वीडियोस अपलोड की है। अब तक हमारे पास एग्जाम की कुछ नोटिफिकेशन नहीं आई है, होपफुली एग्जाम जल्दी रहेगा, तो आप सब प्रिपरेशन करते रहिए और पढ़ते रहिए। तो देख लेते हैं, ये 5th यूनिट है हमारा जो पेपर 1 का है जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। अब आप जब देखेंगे तो ये सिलेबस हमें बहुत छोटा सा लगता है, ठीक है। और मैं हमेशा कहती हूँ जैसे मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये टॉपिक को बिल्कुल स्किप करके जाए या इसमें से हम कुछ भी ना स्टडी कीजिए। हम सबकी सक्सेस फॉर्मूला स्ट्रेटेजी अलग जरूर रहेगी। मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि हम जरूरी नहीं है ऑलराउंडर होएंगे, बट यस हम कुछ टॉपिक्स में बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और आप देखिए आपकी स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट्स कौन से, उस पर इतनी मेहनत की है कि आप उसमें से 2 मार्क्स भी लूज नहीं करते। और हो सकता है आपका जो टॉपिक वीक रहेगा उस पर हम बेसिक नॉलेज रख के भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। अब मैं हमेशा ये भी कहती हूँ, भले मैं थियोरी सब्जेक्ट्स पसंद करती हूँ, बट ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ये काफी स्कोरिंग होते हैं, काफी स्कोरिंग। इनफैक्ट आप अगर ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और आपको पता है इसको हम कैलकुलेटर के बिना कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन सेंस या आपकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग है कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है एग्जाम में एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हम थियोरी कितना भी कंटेंट पढ़े वहां पर हमें क्वेश्चंस का डाउटफुल रहता है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा जब तक हमारी प्रिपरेशन एकदम स्ट्रांग नहीं होती। बट ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं या मैं बोलूं फैक्चुअल होते हैं, वहां पर कभी भी हमारे ऑप्शंस में हम कंफ्यूज नहीं होंगे जब हमें उसका फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पर नोट भी दिया है कि दिस आर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वेरी स्कोरिंग, and I always say when you download the syllabus from the website, there is a note mentioned in the end of the paper 1 syllabus that there will be 5 questions expected from each topic. तो इस मॉड्यूल से, इस यूनिट से भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 5 क्वेश्चंस। और जैसे मैंने बोला ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भले ही बहुत स्कोरिंग होते हैं और एक बार आपको फॉर्मूला आता है या आपको पता है आपको कैसे आंसर फाइंड आउट करना है तो ये फुल 10 मार्क्स आपके पास रहेंगे। बट मेक श्योर आप इतना नहीं टाइम दे रहे कोई भी मॉड्यूल पर, कोई भी क्वेश्चन पर कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर ही नहीं पाते और इसके वजह से आपका टाइम मैनेजमेंट भी बिगड़ जाता है और आप पेपर 2 तक भी पहुंच नहीं पाते। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इस यूनिट का सिलेबस। हमारे पास है टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स। फिर है हमारे पास मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जिसके अंदर हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, एवरेजेस एक्सेट्रा। मतलब हमारा बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। आपने कभी स्कूल में पढ़ा है, स्कूल के एग्जाम्स दिए हैं या आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया या आपने कॉलेज में पढ़ा है। अब हो सकता है आप कॉलेज में आके आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं लिया था तो थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर जरूर लगेगी। फॉर्मूला बेस्ड है और ये याद रखिए हमें सिर्फ हर टॉपिक पर 5 क्वेश्चंस पूछ रहे। तो अगर किसी टाइम हमें टाइप्स ऑफ रीजनिंग पर क्वेश्चन आ रहा है तो हो सकता है नंबर सीरीज पर नहीं आए, या कोड्स पर आ रहा है तो हो सकता है रिलेशनशिप पर नहीं आए, कभी कभी लेटर सीरीज पर 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, या फ्रैक्शन पर क्वेश्चन आ रहा है, कभी रेशियो पर आ रहा है, कभी इंटरेस्ट पर आ रहा है या कभी प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली हम पास्ट पेपर्स को जब रेफर करते हैं हमें ये पता लगता है कि कौन से टाइप्स रिसेंटली पूछे जा रहे हैं। तो आइए इन सिलेबस को इन डेप्थ देख लेते हैं। देखिए सीरीज कंप्लीशन का आता है, नंबर सीरीज दिए 1, 4, 9, 16, 25, 36, 64। अब आप अगर नंबर से बहुत फेमिलियर है, आपने प्रैक्टिस की है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस ये हमारे पास 42, 44, 45, 49। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हम बचपन से सुनते आ रहे, तो कुछ चीजें हम आई से भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन है हमारा डी। कैसे हमने आंसर फाइंड आउट किया? द सीरीज इज स्क्वायर्स ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन।
ठीक है, तो ये प्रैक्टिस। नेक्स्ट टाइम क्यूब पर क्वेश्चन आ सकता है, प्राइम नंबर्स पर आ सकता है, ऑड नंबर्स पर आ सकता है, एक नंबर माइनस करके आ सकता है, एक नंबर को मल्टीप्लाई करके आ सकता है, या टू नंबर्स के गैप पर। तो हमें याद रखना है नंबर सीरीज भी एक पूरा कॉन्सेप्ट है। अब जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनका लॉजिक, उनका फॉर्मेट, उनकी ऑब्जर्वेशन कीजिए। ठीक है, अब आपको डायरेक्टली स्क्वायर्स का हिंट समझ आ जाता तो आपको फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड भी नहीं लगता क्वेश्चन सॉल्व करने। इसलिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कितने भी स्कोरिंग हो, अगर आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की है तो भले वो हमने बचपन से आता है, भले उसमें कॉमन सेंस भी लगती है, हम एग्जाम में डायरेक्टली उसका आंसर सॉल्व नहीं कर पाए। सो हियर द करेक्ट आंसर इज डी 49। लेटर सीरीज के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेटर अभी अल्फाबेट्स दिए तो दिए BEHKN, ऑप्शंस दिए POQR, सॉल्यूशन द सीरीज इज +3। तो आप हर में B में +3 कर लीजिए, तो B के बाद आता है C, D और E। ऐसे ही हम H तक पहुंचते, फिर K तक पहुंचते और N, और जब N में हम +3 कर लेते हमारा आंसर आ जाता है अल्फाबेट Q। तो करेक्ट आंसर इज C। अगेन लेटर सीरीज है, अल्फाबेट से, तो यहाँ पर हमको प्लस सीरीज आ सकती है, माइनस सीरीज आ सकती है, कोई और तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इसलिए ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कितनी वैरायटी रहेगी एक ही कॉन्सेप्ट में, बट हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस क्वेश्चन को जब तक प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस हम इजीली सॉल्व नहीं कर पाए। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड लगा, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं थी, तुरंत लॉजिक समझ आना चाहिए कि +3 की सीरीज है, वो -3 की सीरीज हो सकती है, +10 हो सकता है, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी। सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट देख लेते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। कभी कभी ये बहुत इजी होती है, बट अगर मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, आपको लॉजिक समझ नहीं आया, तो कोडिंग के भी हम 100 टाइप्स के डिफरेंट क्वेश्चंस बना सकते हैं। यहाँ पर अल्फाबेटिकल कोडिंग दी है, तो देखिए इफ पोस्टेड इज कोड इज एट DETSOP, देन हाउ विल यू कोड स्पीड। ठीक है, तो पोस्टेड के अगर हमने कोड किया है DTSOP, तो हम स्पीड को कैसे कोड कर सकते हैं। अब इसका लॉजिक अंडरस्टैंड करना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर में A, B, C, D में क्या दिया अल्फाबेट्स, सॉल्यूशन। बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट द लेटर्स हैव बीन रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो देखिए पोस्टेड में D लास्ट था तो वो D फर्स्ट हो गया, E सेकंड लास्ट था तो यहाँ पर वो सेकंड हो गया, वहां पर T थर्ड लास्ट था तो यहाँ पर थर्ड हो गया, तो रिवर्स कर दिया। तो स्पीड का अगर हम रिवर्स कर देंगे तो सबसे पहले आएगा DEEPS, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा D। तो therefore A is the correct answer। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। ट्रस्ट मी सच क्वेश्चंस कम, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी रिवर्स कोडिंग आई है, कल +3 कोडिंग आ सकती है, -1 की कोडिंग आ सकती है, मल्टीप्लीकेशन आ सकता है। तो हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर आपके पास डिफरेंट वेराइटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। अगर आपने वो प्रैक्टिस नहीं की है तो ट्रस्ट मी एग्जाम में सिर्फ देख के आंसर नहीं सॉल्व कर सकते। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए कोडिंग विथ न्यूमेरिकल डिजिट्स आ सकता है। ठीक है, उन्होंने बताया कि हमने ये वर्ड कैसे कोड किया है। इफ मिशन इज कोडेड एज, उन्होंने कुछ डिजिट्स दे दी हमको और लेंस की भी दे दी है, तो हाउ वी विल कोड एज लाइन। ठीक है, तो फिर से हमारे पास कुछ ऑप्शन है। देखिए एक्सप्लेनेशन लिखा है, लाइन इज इक्वल टू L + ION, pick L from lens and ION from mission. By careful observation we can identify that for code for L is @ and code for ION is जो उन्होंने सिंबल्स दिए। तो करेक्ट आंसर। तो देखिए कॉमन सेंस, बिल्कुल भी आईज ने ऑब्जर्व किया, तुरंत समझ आ गया कि लाइन वर्ड को उन्होंने कैसे बांटा हुआ है, कैसे डिवाइड किया है। L के लिए लेंस है तो ION के लिए मिशन है, तो उसका हमने कॉम्बिनेशन करके करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर। तो अल्फाबेटिकल कोडिंग आ सकती है, न्यूमेरिकल आ सकती है, मिक्सचर आ सकता है, सिंबल्स आ सकते हैं, तो ये हमें देखना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्लासिफिकेशन पर आ सकते हैं क्वेश्चन, चूजिंग द ऑड वन। ठीक है, हम करते थे ना ऑड मैन आउट। इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम सम वर्ड्स बिलोंग टू द रियल वर्ड, they have certain common features except the odd one. Choose the word that is least likely the other words in a group. तो ऑप्शन ये कैलेंडर, डेट, डे एंड मंथ। अब आप देखेंगे डेट, डे और मंथ सब कैलेंडर के पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑड मैन आउट क्या हो गया, कैलेंडर, क्योंकि वो कैलेंडर तो एक उसके अंदर के पार्ट्स के क्वेश्चन पूछा है, डेट, डे और मंथ। सो ऑल अदर वर्ड्स आर पार्ट्स ऑफ अ कैलेंडर। सो करेक्ट आंसर इज कैलेंडर। कॉमन सेंस, ये इजी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। अगर आप इनके ऊपर सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आप देखेंगे कैसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। Choosing the odd numeral in each one of the following questions,
4 numbers are given. Out of these, 3 are alike in a certain way except one. Choose the number that is different from others in the group. 139, 177, 144, 183. Here the correct answer is C. Explanation. Number 144 is the only perfect square number in the group. तो देखिए कैसे odd numeral find out किया, even number, prime numbers, addition, multiplication कैसे questions आ सकते हैं. तुरंत समझ आया. नंबर 144 ही ओनली परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. कब ये क्वेश्चन हम सोल्व कर पाएंगे? जब हमें ये सब्जेक्ट से लव है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, नंबर्स हमारे लिए फैमिलियर है और हमने ढेर सारी प्रैक्टिस की है. एनोलॉजी. अब ये क्वेश्चंस क्या रहते हैं? कंपैरिजन रहता है. ठीक है, किसी चीज को हम कंपेयर कर सकते हैं. जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी को कंपेयर कर सकते हैं गाड़ी के इंजन से, तो कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं. ठीक है, जैसे हमें बचपन से एग्जांपल दिया जाता था, झाड़ू के अगर तिनकों को अलग कर देंगे तो यूनिटी टूट जाएगी. जैसे वैसे हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स भी, फैमिली मेंबर्स को भी साथ में. सो दैट इज अगेन एन एनालॉजी. तो हम क्या करें? कंपैरिजन. तो क्वेश्चन क्या दिया? लैम्प और डार्कनेस. अब ऑप्शंस दिए फटीग, एक्सरसाइज, वाटर, थर्स्ट, मेडिसिन, इलनेस, स्टडी, क्लासरूम. So here the correct answer is B. Explanation. Just as a lamp eliminates darkness. ठीक है, लैम्प जलाते हैं तो डार्कनेस चली जाती है. सिमिलरली वाटर क्वेंचेस थर्स्ट. तो अगर हमें प्यास लगती है तो हम पानी पी लेते हैं. तो अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप. कंपैरिजन कैसे किया है तो हमारा आंसर रॉन्ग नहीं जाएगा. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट इज ब्लड रिलेशन. इनको सॉल्व करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, प्रोवाइडेड यू नो द रिलेशनशिप्स. अब सिंपल अगर मैं आपको बोलूं आपकी भांजी, आपका भतीजा, या आपकी मम्मी, या मम्मी के भाई आपके कौन लगते हैं, या चाचा जी कौन लगते हैं, ऐसे जब हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे रिलेशनशिप तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना डिफिकल्ट रहता है. तो पहले आपको जैसे हम बचपन में फैमिली ट्री बनाते थे या फैमिली चार्ट बनाते थे, वैसे आपको बेसिक रिलेशनशिप्स के नाम इंग्लिश में या जो लैंग्वेज में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वहां पर आना जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे. अब देखिए क्या बता रहे हैं. बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ सी's ग्रैंडफादर्स, ओनली डॉटर, देन हाउ इज सी's फादर रिलेटेड टू बी. तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन बी सी से रिलेटेड है. ठीक है, तो वो कौन किससे? चाइल्ड है, ग्रैंडफादर है, तो कितना कंफ्यूजिंग है. तो जब तक हम इनको सॉल्व नहीं करेंगे, हम कभी नेक्स्ट वीडियोस में ये डिस्कस करेंगे. या अगर आपने इन क्वेश्चंस को स्टडी किया है, बहुत इजी जाते हैं, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. तो ऑप्शंस ये मैटरनल अंकल, फादर, पैटर्नल अंकल कांट बी डिटरमाइंड. सो हियर द करेक्ट आंसर इज मैटरनल अंकल. अब देखिए एक है उसमें सब हमें जेंडर के मतलब मेल जेंडर पर क्वेश्चन था. तो ऐसे अगर कॉमन सेंस भी रखे और अगर हम एनालाइज कर सके क्वेश्चन में क्या पूछा है, और अगर हमें बेसिक आता है इसके बारे में ट्री बना के सॉल्व करना, या आप जैसे मेथड से स्टडी करते हैं वैसे आपका तुरंत ये आंसर निकल सकता है. और मेरी हमेशा सजेशन है, जैसे रिलेशनशिप्स हम इंडियन से डिफॉल्ट हमारी अगर हिंदी अच्छी है तो एग्जाम में आपके पास हिंदी का भी ऑप्शन होता है नेट एग्जामिनेशन में, या आप स्टेट लेवल दे रहे हो तो आपके स्टेट. तो ये क्वेश्चन को जरूर आप एक अपनी लैंग्वेज में भी पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी कभी अगर हमें इंग्लिश में क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो हम अपनी लैंग्वेज में इजीली आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं. डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस आते हैं हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. अगर आपको इतना ही पता है कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर है, हम उसको जब ड्रॉ करते कैसे देखते कौन ईस्ट की तरफ मूव हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट क्या है, या नॉर्थ साउथ कुछ होता है क्या, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी है, प्रोवाइडेड यू प्रैक्टिस. डायरेक्शन सेंस पर क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट इज सीटिंग अरेंजमेंट. ठीक है, अभी इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट बताई है. अमॉन्ग द 6 मेंबर्स PQR GS and M सिटिंग अलोंग अ सर्कल फेसिंग द सेंटर. ठीक है, इन्होंने बताया IR इज बिटवीन G and P. फिर बता रहे सॉरी R इज बिटवीन G and P एंड M इज बिटवीन P and S. ठीक है, दो स्टेटमेंट्स दिए तो Q की पोजीशन पूछिए. तो ऑप्शंस दिए, अब आंसर है हमारे पास कांट बी डिटरमाइंड. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है. अब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए Q इज बिटवीन G and S. This is 100% whether right or left. It requires more information. Therefore, position of Q cannot be determined with the available information. अब हो सकता है आप सोचोगे can't be determined करेक्ट आंसर है ही नहीं और एनटीए हमें जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन पूछा है. तो यस, कभी भी आपको ऐसे डाउटफुल लगे तो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. यू लूज ओनली 2 मार्क्स. ओके, बट हो सकता है आप इसमें इतने कंफ्यूज हो जाए कि आपने 10 मिनट दे दिए और आपके बाकी के 5 क्वेश्चंस रह गए विच में नॉट बी वर्थ इट. तो टाइम मैनेजमेंट देखना भी बहुत जरूरी. ये क्वेश्चंस कब सॉल्व होगी? जब आपको पता है लेफ्ट राइट कब है. अब मैं फेसिंग आपकी तरफ बैठी हूँ तो मेरा लेफ्ट अलग है, मेरा राइट अलग है.
आप मेरी तरफ फेसिंग बैठे तो आपका लेफ्ट अलग होगा, आपका। तो ये थोड़ा अगर हम अपने आप को फेमिलियर करें डायरेक्शंस के लिए और सीटिंग अरेंजमेंट के लिए तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बेसिक अरिथमेटिक क्वेश्चंस आते हैं। अब भले वो बेसिक बोले, अगर हम एग्जाम को 10 साल बाद दे रहे या हमने अपने सब्जेक्ट में अभी बहुत सालों से मैथमेटिक्स या बेसिक कॉमन सेंस की क्वेश्चंस भी है जैसे हमें नहीं आते, अब आप बिजनेसमैन है या आप डेली खर्चा करते तो भी आपको बेसिक परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आ सकते हैं सॉल्व करने। बट यस, अगेन यू नीड फॉर्मूला, देन यू नीड टाइम। ठीक है, आपको देखना चाहिए कि आप कैलकुलेटर के बिना सॉल्व कर पाएंगे या इसकी बेसिक कुछ ट्रिक्स है जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको समझ आएगी। तो बेसिक अरिथमेटिक में हमारे पास परसेंटेज आ सकता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस और कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस कोई साल में आए, किसी में नहीं आए, कभी डायरेक्शन क्वेश्चन आता है, ठीक है, कभी स्पीड पर आएगा, कभी डिस्टेंस पर आएगा। तो कंप्लीटली डिपेंड्स कि हमारे इतने सिलेबस में हमें कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट यस, यू कैन ऑलवेज मेक श्योर कि आप ये कॉन्सेप्ट्स को कवर कीजिए। वेन डायग्राम्स है, ठीक है, इनको भी स्टडी करने का तरीका है। कभी कभी इसके ऊपर आपको थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाएंगे, वेन डायग्राम्स और रिलेशनशिप्स पर, उनकी प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और ये वेन डायग्राम्स रहते हैं जिनको सॉल्व कर सकते हैं और इजीली, अगर एक बार इनको आपकी रिलेशनशिप आपको इनकी समझ आ जाए या वेन डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट क्या है तो आपका आंसर यहाँ पर भी रॉन्ग नहीं जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इस सब्जेक्ट के लिए यही बोलना चाहूंगी कि हो सकता है एक बार हमें कभी डायरेक्शन पर क्वेश्चन आ रहा है, कभी ब्लड रिलेशंस पर क्वेश्चन आ रहे हैं, या कभी मुझे रेशियो पर आ रहा है या परसेंटेज पर आ रहा है या बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस पर क्वेश्चन आ रहा है। वी नेवर नो। हमने सिलेबस देखा, बेसिक अरिथमेटिक है, थोड़ा रीजनिंग के ऊपर है, ठीक है, और कुछ हमारे ऐसी चीजें जो हमने कभी अगर स्टडी नहीं की है तो हमें एग्जाम के लिए जरूर स्टडी करना है। आप कोई भी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस, ठीक है, 5 पेपर्स को देख लीजिए, उनमें क्वेश्चंस कौन से टाइप के आ रहे। कोई साल में कैलेंडर आया होगा, कोई साल में आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, कोई साल में आपको लेटर सीरीज आएगी और कभी आपको 2 क्वेश्चंस इतने इजी है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा नहीं किया कि पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को मैं स्किप करके जाऊं। भले मैंने अपनी थियोरी सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाया, बट इनमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कॉमन सेंस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से हम भी सॉल्व कर सकते हैं। दो दिस क्वेश्चंस टेक टाइम बट दे आर फॉर्मूला बेस्ड, दे आर लॉजिक बेस्ड, कॉमन सेंस। तो आपका कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2 आंसर्स लगे जो कि हमारे अदर थ्योरी टॉपिक्स में लगता है। आप कम्युनिकेशन स्टडी कीजिए, हायर एजुकेशन स्टडी कीजिए, इन्वायरमेंट, वहां पर आपको हमेशा लगता है ये दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, बट दिस नेवर हैपेंस विद practical subjects, especially when they're formula based, because whenever you use formula your answer has to be only one, ठीक है। तो जितना आप इस टॉपिक के लिए प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप फेमिलियर होएंगे नंबर से, जितना आप अपनी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन बनाते हैं, और मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती कि मैम हम क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते, तो बिल्कुल भी नहीं अलाउ है हमें, ठीक है। तो आप ये देखिए कैसे इसके ऊपर मेहनत करनी है। कोई भी यूनिट आप पढ़ते हैं उसको इतना डेडिकेशन दीजिए कि कभी भी आपको क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सके, but understand which subject, which topic, which questions are your strength, ठीक है। सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास टोटल 20 टॉपिक्स है पेपर 1 पेपर। आपको एनालाइज करना है कि आप कितने क्वेश्चंस को कैसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये डेटा, ये पूरा कंटेंट, ये क्वेश्चंस, ये कंटेंट पूरा रेफरेंस दिया मैंने केवीएस मदान सर की बुक से। मैं ऑलवेज कहती हूँ कि हम एज अ लर्नर, एज टीचर्स, हमें कभी भी किसी का डेटा अगर हम यूज करें तो उनको जरूर रेफरेंस दीजिए, बिकॉज अदरवाइज वी कैन बी कॉट इन द एक्ट ऑफ प्लेजरिज्म, ठीक है। पढ़ते रहिए और कोई भी क्वेश्चन आंसर है तो मुझे पोस्ट कीजिए, एंड आई एम ट्राइंग कि स्लोली मैं कुछ वीडियोस और अपलोड करती जाऊं जब तक डेट्स आ जाती, मे बी बाय टुमारो या तो थोड़े दिनों में हमें पता लग जाए एग्जाम कब है, बट हमारे पास प्रिपरेशन का टाइम कम है। जो पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ चुके हैं तो उनके लिए ये लास्ट डे रिवीजन चल रहा होगा। मेक श्योर आप सब टॉपिक्स कवर करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट करने वाले नेट सेट नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तो प्लीज मेरी पुरानी वीडियोस भी चेक कर लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी, ठीक है। फिर मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आज हम मना रहे रीडिंग डे, 19 जून को सेलिब्रेट करते हैं, तो जितना ज्यादा आपको लव है रीडिंग से, आई अप्रिशिएट दैट। और थोड़े टाइम के लिए अगर आप नॉवेल्स और बुक्स को बहुत प्यार करते हैं, थोड़े टाइम नेट सेट को प्यार कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपका एक नया स्टार्ट बन जाएगा करियर के लिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, आई सी यू नेक्स्ट वीडियो।